हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 9 सजीवों की संरचना तथा कार्य 2 का भाग 2 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और इसमें जो मुख्य टॉपिक आज लिख कर रखा हूँ उसको मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसके पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, जो पाचन तंत्र के बारे में तो पढ़ा ही, साथ ही साथ उसमें और बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को जैसे कि बात किया था, मैंने मुख्य गुहा के बारे में बताया था, साथ ही साथ आप लोग को दांत की संरचना और जीभ की संरचना के बारे में भी आप लोगों को बताया था पिछले वाले टॉपिक में। तो बिल्कुल वीडियो निकाल कर देखिएगा। भाग 2 में हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है परिसंचरण तंत्र बात करेंगे इसमें हम लोग, और साथ ही साथ इसमें धमनी शिरा के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को मैं जो रक्त कणिकाएं, जो संयोजी ऊतक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें हम लोग समझेंगे श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आज यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक लिया गया है, इसको आज हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा और जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु में परिवहन क्या होता है? अगर जंतु में परिवहन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर किसी जंतु को अगर ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, उसको भोजन जरूरी है। ठीक है, जैसे ही कोई, है ना, जीवित शरीर क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने के बाद में क्या मिल जाता है, उसको ऊर्जा मिल जाती है। तो ऊर्जा मिलने के बाद वह क्या करना शुरू कर देता है, कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब बिना भोजन के हमको ऊर्जा मिलने वाला नहीं है। ये बात तो सत्य ही है, क्योंकि अगर हम खाली पेट रहेंगे और हमको बोला जाएगा कि कार्य कीजिए, तो आधा ध्यान तो वही जाएगा कि हम कैसे हैं, भूखे, अभी भूख लग रहा है, कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। पहले हमको भोजन कराइए, उसके बाद हम कोई कार्य करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब भोजन हमको ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनका आंतरिक, जब वो, है ना, कहाँ पहुंचता है, अमाशय से होते हुए आंत में पहुंचता है, तो उनका क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र आप लोग को पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, तो जब पाचन की क्रिया जब चलती है, पूर्ण रूप से चलती है, तो पाचन की क्रिया के दौरान, अर्थात वो आंतरिक भाग में चल रहा है, देखो, है ना, मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो पाचन की क्रिया जब होती है, तो पाचन की क्रिया के दौरान उसमें जो भी हमारे को पोषण मिलना है वो शरीर के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब उसमें बचे हुए जो भी अवशेष बच गए या अपशिष्ट पदार्थ बच गए, जो उत्सर्जी पदार्थ बच गए, उनको उत्सर्जन, जो हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं, उनके माध्यम से क्या कर जाता है, उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर परिवहन की क्रिया चल रही है। जिस प्रकार से हमने भोजन को ग्रहण किया और भोजन को ग्रहण करने के बाद में अंदर में क्या हुआ, पाचन की क्रिया हुई, और पाचन की क्रिया होने के बाद में उसमें से जो भी हमारे लिए पोषण आवश्यक था उसको हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया गया। लेकिन जो भी उसमें से अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ जो बचा, उसको क्या कर दिया गया, है ना, हमारे उत्सर्जी अंगों द्वारा क्या कर दिया गया, उसको शरीर से बाहर त्याग दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी क्या चल रहा है, परिवहन चल रहा है। तो जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जब ग्रहण करते हैं तो उस दौरान भी देखिए, हमारे, आप लोगों को श्वसन तंत्र भी पढ़ाया था, अध्याय 10-11 याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, नासा छिद्र के माध्यम से फेफड़ा से होते हुए वो, है ना, पहुंच जाता है। तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस जब ग्रहण करते हैं तो वहां, है ना, देखो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्रिया चलती रहती है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक ना हो जाए, इस कारण से हम क्या करते हैं, उसको बाहर भी ताकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, जब श्वसन क्रिया चल रही है तो उस दौरान भी आदान प्रदान हो रहा है, अर्थात उस दौरान भी परिवहन हो रहा है। और परिवहन मतलब क्या होता है, लाना और ले जाना। जिस प्रकार से, है ना, किसी, है ना, उदाहरणतः बात करते हैं, आयात और निर्यात होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में, है ना, आयात और निर्यात। तो जिस प्रकार से अगर हमारे देश में कोई सामान क्या हो रहा है, आयात हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को क्या कर देते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात वही परिवहन है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है, परिवहन की क्रिया चल रही है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है जीवन पर्यंत। जब तक हम जीवित हैं हमारे शरीर में ये क्रियाकलाप चलते रहेगा, चलते रहेगा और चलते रहेगा, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, कब समाप्त होगा, जब हमारा लेखा लिख जाएगा कि आपको ऊपर जाना है। ठीक है, उस दिन ये जो जीवन पर्यंत जो क्रिया चल रही है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये हमारे निश्चित आयु काल जितना है वहां तक क्या करेगा, चलेगा, उसके बाद वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम रुक गए तो वो भी रुक गया। और सबसे बड़ा चीज तो वही है, हृदय। अगर उसकी पंपिंग रुक गई तो पंपिंग रुक गई, मतलब हम भी क्या हो गए, हमेशा के लिए रुक गए, चलने वाले नहीं है। ठीक है, तो जंतुओं में परिवहन के बारे में बात कर रहा था, तो ये तो हो गया हमारे मनुष्य में। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं छोटे जीवों के बारे में, जैसे कि जो सूक्ष्म जीव, आप लोग को अध्याय 6 मैंने पढ़ाया था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में बताया था। तो उनमें भी क्या होता है ना, एक कोशिकीय जीव, अर्थात एक कोशिकीय द्वारा वो क्या करते हैं, पूरा
अपना जीवन यापन करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो जीवन यापन कर रहे हैं केवल एक कोशिकाओं के माध्यम से, अर्थात उनमें भी क्या होता है, परिवहन की क्रिया होती है। और परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होती है, उसमें विसरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, उनमें आदान प्रदान या परिवहन की क्रिया होती है। उत्सर्जी पदार्थों को त्यागना, लाना, जो भी है वो सब विसरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, संभव होता है एक कोशिकीय जीव में, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, जितने भी एक कोशिकीय जीव है उनमें। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया आप लोगों का जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है और क्यों आवश्यक है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ये परिवहन नहीं होगा तो हमारे जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमको भूख लग रही है, हम नहीं खाना खा रहे हैं, हमको एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, हो सकता है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। ठीक है, या हम भोजन किए जा रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थों द्वारा उन्हें हम बाहर नहीं त्याग रहे हैं, तो भी हमारे शरीर का जो है ना, जो टेम्परेचर या बोलना चाहिए जो भी हमारे शरीर का जो भी अंग है वो कहीं ना कहीं से खराबी आना शुरू हो जाएगा, या तो हम बीमार ग्रस्त हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर भी क्या हो रहा है, परिवहन होना बहुत जरूरी है। अगर परिवहन आदान प्रदान नहीं होगा, उत्सर्जी पदार्थों का हम बाहर शरीर से नहीं तागेंगे, तो हमारे शरीर का जो लेवल है या संरचना है या बोलना चाहिए तबीयत जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसमें, है ना, मनुष्यों में रक्त परिवहन। अब मनुष्यों में रक्त परिवहन जैसे कि बात कर सकते हैं, तो रक्त आप लोग जानते हो एक संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक है, रक्त के बारे में आप लोग जानते भी हो। इसमें जैसे उदाहरणता बात करते हैं, अगर हम रक्त को है ना एक छोटा सा है ना 1-2 बूंद लेते हैं, अगर उसको हम लोग स्लाइड के पे रख कर देखते हैं तो उसमें हमको है ना 92% क्या मिलता है, उसमें पानी, उसमें 92% पानी का लेवल होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। 8% जो होता है वो अन्य जो खनिज पदार्थ होते हैं या और खनिज लवण होते हैं या जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी जो भाग होते हैं वो 8% होता है। लेकिन जो 92% होता है उस रक्त में 92% क्या होता है, पानी का लेवल होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा 100% में। ठीक है, इसलिए रक्त को संयोजी ऊतक भी कहा जाता है ना। तो रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला बात करते हैं इसमें हम लोग, है ना। अब यहाँ पर मनुष्य में रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन के इसके 3 भाग जैसे बात करते हैं इसमें, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब लाल रक्त कणिकाएं मतलब इनकी जो लाल रंग जो कणिकाएं हैं वो कैसे होती है, लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है, लाल रंग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन से रंग की होती है, लाल रंग की होती है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन इनकी जो संख्या होती है ना, वो कैसे होती है, बहुत अधिक होती है। लेकिन आकार में कैसे होती है, छोटी होती है। आकार में छोटी होती है और संख्या में कैसी होती है, ये अधिक होती है। अधिक संख्या में हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर का जो रंग, जो खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, और इसके लाल रंग होने के पीछे एक विशेष पदार्थ, विशिष्ट पदार्थ, जैसे बात करूंगा हीमोग्लोबिन। इसका बात करूंगा मैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से जो ब्लड जो है, खून जो है, लहू जो है, उसका जो रंग होता है वो कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या है, उपस्थित है। इसीलिए कहीं भी करते हैं तो देखोगे ब्लड निकलना शुरू होता है और लाल रंग का दिखाई देता है, सबसे अधिक मात्रा में है। लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो अधिक है, लेकिन आकार कैसी है, इनकी छोटी है। इनको हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, और किसकी उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगर लाल रक्त कणिकाएं आपके शरीर में अधिक मात्रा में हैं तो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं उसकी क्रियाविधि कैसे जाती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में, तो बिल्कुल ऑक्सीजन आपको पूर्ण मात्रा में मिल रहा है। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। मतलब लाल रक्त कणिकाएं जो है आपके बॉडी के अंदर है तो बिल्कुल आपको ऑक्सीजन जो है वो पूर्ण मात्रा में मिल रहा है। इसलिए जितना हो सके बिल्कुल हरी साग सब्जियों का सेवन कीजिए और नियमित व्यायाम कीजिए। ठीक है, नियमित व्यायाम कीजिए, है ना। रात दिन मोबाइल लेके मत बैठिए, है ना, आप लोग के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। बिल्कुल आप घर में योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। ठीक है, और संतुष्ट और है ना संतुलित भोजन जो होता है उसको आप ग्रहण कीजिए। आपका शरीर जो होगा सही रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और कभी भी आपका तबियत खराब होने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पूर्ण मात्रा मिलेगा। किसी कारण से, लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। ठीक, अगला बात करते हैं इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया था कि लाल रक्त कणिकाएं जो है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत है ना अधिक संख्या में पाए जाते हैं और आकार में कैसे होती है, छोटी होती है। लेकिन ये आकार में कैसे होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम पाई जाती है। ठीक है, और ये हमेशा के लिए हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहता। जैसे लाल रक्त कणिकाएं जो है हमारे बॉडी के अंदर हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये कभी उपस्थित रहता कभी नहीं, मात्र 120 दिनों के लिए हमारे बॉडी के अंदर बनेगा। अब 120 दिनों के लिए उदाहरण जैसे कि बात कर सकता हूं कि है ना, अगर हमारे शरीर में कोई रोग लग गया,
बीमारी आ गई या कोई दुर्घटना हो गया, जो भी जैसा भी कारण था, ठीक है, हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो गया है ना, या हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है हमारे बॉडी के अंदर बनता है ना। एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी का जो है हम लोग क्या कहते हैं इसको, है ना, रक्षा, है ना, बॉडी गार्ड बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। वो क्या करता है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है और जो भी बीमारी है या रोगाणु है, जीवाणु है, उनसे लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, उनको दूर करने का प्रयास करता है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। अर्थात ये हमारे रक्षा तंत्र की तरह ही कार्य कर रहा है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर कम संख्या में, लेकिन इनका आकार जो होता है कैसा होता है, बड़ा होता है। उनका आकार छोटा था तार रक्त कणिकाओं का, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे कोई भी, है ना, रोग लग गया, है ना, कोई प्रॉब्लम हो गया किसी भी तरह से हमारे बॉडी के अंदर, तो ये 120 डेज 120 दिनों के लिए हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित रहेगा और क्या करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कर देता है, ये बढ़ाने का काम कर देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रोगों, जीवाणु, विषाणु जो भी है लगा हमारे शरीर में, ग्रहण जो भी लगा है ना, बीमारी, उसको क्या करता है, वो दूर करने का प्रयास करता है, उसको दूर कर देता है, उसको लड़ने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना काम कर देता है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। जैसे उदाहरण तो सर्दी, खांसी, जुकाम लग गया तो बिल्कुल आपके अंदर, बॉडी के अंदर वो 120 दिनों के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा और उससे लड़ने की क्षमता को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, है ना। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। लेकिन जो एड्स रोगी जो होते हैं उनके शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो पूर्णतः कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब ये पूर्णतः नष्ट हो जाती है तो जो इसे भी हमारे शरीर के अंदर जो भी सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि जो भी बीमारी लग रहा है, तो उस दौरान वो श्वेत रक्त कणिकाएं उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिसके कारण से उन्हें, है ना, दीर्घकालिक रोग जो बोलते हैं हम लोग, मतलब बहुत दिनों तक वो रोग जो है उनके बॉडी को जगा कर रख लेता है। हो सकता है उसी कारण उनकी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, अभी हमारा शरीर जो है ना, बढ़िया यंग है, अच्छा खासा है, तो बिल्कुल अभी से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि निश्चित और नियमित क्या कीजिए, आप लोग व्यायाम कीजिए, संतुलित भोजन ग्रहण कीजिए, शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला इसमें प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स होता क्या है कि जिस प्रकार से उदाहरणता बात करते हैं कि अभी कभी उदाहरणता हमारे शरीर में, है ना, कहीं कट जाता है, हमारा हाथ कट गया या उंगली कट गई तो ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलता है तो वो कहाँ चले जाता है, फर्श में, और फर्श में जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। अगर हम तुरंत नहीं पूछे तो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, वहीं जम जाता है। बस उसी प्रकार से हमारे शरीर में जहां पर कटा हुआ भाग है, ठीक है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि कुछ समय तक खून निकलता है, उसके बाद फिर खून निकलने के बाद में वहां पर क्या हो जाता है ना, वो ब्लड जो है वो क्या कहता है, जम जाता है ना। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। जिनको, जैसे बात करता हूँ, जिनको शुगर की बीमारी है, या जिनको जैसे मैंने बात किया था अभी एड्स, है ना, या शुगर इत्यादि की बीमारी है, तो उनके शरीर में देखना जो प्लेटलेट्स होता है उनकी जो शक्ति होती है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अगर उनका शरीर पे कहीं पर कट गया ना तो कंटिन्यूस क्या होता है, ब्लड निकलते रहता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का क्या हो गया, वहां पर क्षरण हो चुका है, प्लेटलेट्स की जो कणिकाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है ना। लेकिन अभी हमारा शरीर कैसा है, अच्छा खासा यंग है, सही है ना, और हम अच्छे हैं। तो जैसे ही ब्लड निकलता है उस जगह पर थोड़े मात्रा में तो निकलेगा, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद जाता है और वहां पर एक ब्लड का औरन जम जाता है। ये प्लेटलेट्स की उपस्थिति का कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स हमारे शरीर की बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा या उपस्थित नहीं है तो फिर होगा क्या कि अगर कहीं कट गया तो कंटिन्यूस ब्लड निकलते जाएगा और वो रुकने वाला नहीं रहेगा, और जब ब्लड पूरा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो अंतकालीन क्या हो जाएगी, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से उदाहरणता बात कर सकते हैं, कभी दुर्घटना हो जाता है या किसी की बॉडी को कमजोरी आ जाती है, तो उस दौरान, है ना, क्या किया जाता है कि जो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर से जो ब्लड लिया जाता है उसको जो रोगी व्यक्ति का जो शरीर होता है उसको क्या कहता है, चढ़ाया जाता है। आप लोग सुने होंगे ब्लड डोनेट किए हुए हैं, ठीक है, ब्लड डोनर या ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से ब्लड लिया जाता है और उसे जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर में क्या कहते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदान कहते हैं, मतलब ब्लड डोनेट करना कहते हैं, ठीक है, ब्लड डोनेट कर रहा है वो, ठीक है। तो देने वाले को हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, और लेने वाले को हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम ब्लड ग्रहण करा रहे हैं अगले व्यक्ति को जो बीमार है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड हमने लिया था, दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। अगर अलग अलग रहा तो फिर हमने जो किसी से लिया है और किसी दूसरे को चढ़ा दिया, जो बीमार व्यक्ति है अगर उसको हमने चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, उसके शरीर के अंदर जाने के बाद में वो क्लोटिंग हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे आप लोग घर में सिंगाड़े से या सूजी से क्या बनाते हो, कतरा बनाते हो ना, वैसे ही उसके ब्लड के, जिसके शरीर के अंदर ब्लड जो है वैसे जम जाएगा और वो काम करने वाला नहीं रहेगा। फिर अंतकालीन उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक तो बीमार से बेचारा ऐसे ही मर रहा था और आपने क्या कर दिया, दूसरे ग्रुप वाला का
ब्लड जो है उस व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, चढ़ा दिया, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर हम किसी स्वस्थ मनुष्य का अगर हम लोग ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, कोई है ना ए बी पॉजिटिव वाला ही जो व्यक्ति है, या ओ पॉजिटिव जो होता है वो सर्वोराइल डोनर होता है, मतलब सभी को वो क्या कर सकता है, दे सकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको नेगेटिव ही देना पड़ता है। लेकिन ओ पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप जो होता है, वो जितने भी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, है ना, जितने भी होते हैं उनको क्या कर सकता है, वो दान कर सकता है। लेकिन बी पॉजिटिव वाला अभी ब्लड चाहिए था किसको, उस बीमार व्यक्ति को। तो हम क्या करेंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति वाला व्यक्ति है उसका ब्लड का ग्रुप टेस्ट करेंगे। हाँ, उसका अगर बी पॉजिटिव निकल गया तब हम क्या करेंगे, उसको उसके शरीर का ब्लड निकालेंगे, है ना, यूनिट मिलेंगे, और उसको क्या करेंगे, हम लोग चढ़ाएंगे, और वह बीमार व्यक्ति क्या हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। तो देने वाला क्या कहलाता है, दाता, और लेने वाला क्या कहलाता है, ग्राही। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर भिन्नित रहा और आपने दे दिया तो फिर बेचारा क्या हो गया, सीधा ऊपर स्वर्ग सुधा गया। आप बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप बचा नहीं पाए, क्योंकि आपने ब्लड ग्रुप सही नहीं दिया, इस कारण से। इसको भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, काम आता है लाइफ में। ठीक है, तो ये लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग धमनी और शिरा के बारे में। अब हमारे शरीर में धमनी और शिरा का क्या कार्य होता है ना, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो धमनी जैसे कि बात करते हैं, आप लोगों ने कक्षा 6वीं में इसको पढ़ भी लिया है और बहुत अच्छे से ही पढ़ लिया, समझाया भी गया था आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आप लोग धमनी और शिरा के बारे में। तो धमनी जो होता है, उनकी दीवार जो होती है कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। लेकिन जो शिराओं की दीवार जो होती है कैसी होती है, पतली होती है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। जो धमनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, लेकिन शिराओं की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि उदाहरणता बात कर सकते हैं कि अगर, है ना, जो धमनी की दीवार जो होती है वो कैसी होती है, संकरी होती है। कैसी होती है, धमनी की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, संकरी होती है। लेकिन जो शिराओं की दीवार जो होती है कैसी होती है, चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी होती है। अब बात करते हैं इसमें जैसे कि, है ना, जो धमनी होता है उनके अंदर अगर मान लो ब्लड नहीं है, ठीक है, धमनी की जो दीवार होती है उसके अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड नहीं है, तो भी ये पिचकती नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये इसकी दीवार जो है कैसी है, मोटी है, इस कारण से ये पिचकती नहीं है। अगर इसके अंदर अगर मान लो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड गति नहीं कर रहा है, रक्त नहीं जा रहा है, तो ये पिचकती नहीं है। लेकिन जो शिराओं की दीवार में अगर ब्लड नहीं गया तो ये कैसी हो जाती है, पिचक जाती है, क्योंकि इनकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है। तो पतली होने के कारण से जब इसमें, है ना, जब रक्त का परिवहन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जैसे कि उदाहरणता, है ना, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे धमनी में, तो धमनी का जो दीवार मैंने कहा था कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, और शिराओं की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। धमनी का दीवार जो होता है वो कैसे होती है, संकरी होती है। इसके अंदर का भाग कैसा होता है, संकरी। लेकिन शिराओं का दीवार कैसा होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है ना। इसके अंदर का भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। अगर धमनी के अंदर मान लो ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, तो ये चौड़ी होने के कारण से ये कैसी नहीं होती है, इसकी मोटी होने के कारण से कैसी नहीं होती है, पिचकती नहीं है। लेकिन शिराओं में अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ तो ये कैसा होता है, पतली होने के कारण से कैसा जाता है, पिचक जाता है। यही सब कारण है कि जिसके कारण से क्या होता है, धमनी और शिराओं में क्या होता है, रक्त का जो संचरण है वो जाता है धमनियों के माध्यम से। क्या कहता है ये, है ना, अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, मनुष्य का जो हृदय है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें संरचना पढ़ेंगे, धमनी और शिरा का क्या कार्य है उसको भी हम लोग और डिटेल में समझेंगे चित्र के माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें अब हम लोग, है ना। अगर इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसको समझाने से पहले आपको जाना पड़ेगा कहाँ, अपना ही एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरणता बात करते हैं, आप डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, है ना, फीवर चेक कराने के लिए। तो डॉक्टर क्या करता है ना, अपनी हथेलियों के माध्यम से आपके इस नाड़ी को क्या करता है, ऐसे टच करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जैसे आप टच करते हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पंपिंग होता हुआ या धक 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 धक, बिल्कुल ये पंपिंग चलता हुआ, स्पंदन चलता हुआ आपको दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं नाड़ी स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नाड़ी स्पंदन। ठीक है, नाड़ी स्पंदन को क्या करता है, चेक करता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जो बॉडी का जो, है ना, स्पंदन जो काल होता है, स्पंदन जो दर होता है ना, वो कितना होता है, 72 से लेके 80 स्पंदन दर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिए आप लोग, प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का शरीर, है ना। अगर मान लो कुछ कमजोरी है या किसी कारण से है तो बिल्कुल डाउन हो सकता है, लेकिन अगर दौड़ के आया हो तो पंपिंग तो बढ़ना ही है। इस बात को बिल्कुल याद रखिए। इसलिए मैंने कहा 72 से 80 स्वस्थ मनुष्य का जो स्पंदन दर हो कितना होता है, 72 से 80 स्पंदन दर होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है इसको। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपने नाड़ी के माध्यम से यहाँ पर बिल्कुल इसको चेक कीजिएगा आप लोग, है ना, घड़ी में टाइमिंग देखिएगा। टाइमिंग देखने के बाद में बिल्कुल इसको 1 मिनट सेट कर लीजिएगा और आप इसको कंटिन्यू क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा कर रखेंगे यहाँ पे, ऐसे नाड़ी के पास में ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे दबा कर रखिएगा, ठीक है। और दबा कर रखने के बाद में इसको बिल्कुल 72 टाइम गिनने का प्रयास कीजिएगा 1 मिनट में वो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। होता क्या है कि जो है ना धमनी की जो दीवार में होती है जो बॉडी जो है ना, जब ब्लड आता है तो वो कैसे होता है, बहुत ज्यादा है ना तेज गति जो होता है उसके माध्यम से आता है और झटके के साथ आता है धमनियों में। धमनियों में जब रक्त का प्रवाह होता है तो बहुत तेज गति से होता है और झटकों के माध्यम से आता है, इसलिए वो कैसा होता है, पंपिंग होता है। लेकिन सिराओं में ऐसा नहीं होता, वो एक लय के साथ में एक ही गति में क्या करता है, गमन करता है। किसमें, सिराओं में। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाता है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, तो धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तेज गति से होता है और इनमें कैसा होता है, झटकों के माध्यम से होता है। कैसा होता है, झटकों के माध्यम से होता है। लेकिन सिराओं में एक ही गति में क्या होता है, रक्त का संचरण होते रहता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। आप सभी जानते हो कि अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रिया जो है वो जीवन पर्यंत क्या होती है, चलते रहती है, चलते रहती है और चलते रहती है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब तक ये क्रिया जो है वो क्या होती है, चलते रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जिस प्रकार से श्वसन क्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, श्वसन के बारे में ही आगे इस चर्चा कर ही रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम रोड में चल रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, अगर हमारे सामने से ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जो है अत्यधिक धूल या प्रदूषित वायु जो है हमारे आसपास होकर क्या होती है, गुजरती है वहां से ट्रक, तो हम क्या करते हैं, अपने नाक को बंद कर लेते हैं या हो सकता है कुछ समय के लिए हम श्वास उठा कर लेते हैं, रोक लेते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे नाक के अंदर प्रवेश करके फेफड़ों में ना चले जाए, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि इस दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो क्या इस दौरान हमारे नाक के अंदर केवल ऑक्सीजन गैस या हम श्वसन क्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते होंगे? हाँ, बिल्कुल ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। होता क्या है कि हमारे नासा छिद्र जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस नासा छिद्र में होता क्या है कि यहाँ पर बाल भी है ना, और उसके साथ छोटे छोटे बाल भी है और साथ ही साथ उसमें श्लेष्मा भी पाया जाता है जो धूल के कण इत्यादि को क्या कर देता है, वहां पर रोक देता है, ठीक। हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो नासा छिद्र है उसमें जो है 2 पट्ट होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ डायग्राम भी देखेंगे आप और डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा भी मैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कहाँ जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, श्वसन नली में जाता है। नासा छिद्र के माध्यम से कहाँ जाता है, श्वसन नली में जाता है। श्वसन नली जो है वो 2 भागों में क्या जाती है, बढ़ जाती है। जो 2 भागों में बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जो शाखाएं होती है 2 भागों में बढ़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी। और श्वसनी की जो अंतिम जो शाखाएं होती है वो वायु कोशों में खुलती है, जो वक्ष स्तर में फेफड़ों के अंदर क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। तो फेफड़ा जो है कहाँ पाया जाता है, जो वायु गुहा जो होती है ना, वो कहाँ पाया जाता है, वक्ष स्तर पर पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पतली झिल्ली से बनी होती है ना, इसमें बहुत सारे है ना छोटे छोटे जो रक्त है ना नलिकाएं हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करूंगा इसके नीचे एक मांसल पट्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया कि हम उस रोड से गुजर रहे थे, वहां से लेकर है ना जो गंदगी वायु था या वायु प्रदूषित वायु था जो ग्रहण ना हो हमारे नाक के अंदर, इस कारण से हमने क्या किया था, मुंह बंद किया था। साथ ही साथ हमने क्या किया था, कुछ समय के लिए श्वसन क्रिया को रोक भी दिया था। तो इस दौरान क्या हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, लेकिन हम श्वसन क्रिया के दौरान है ना और अन्य गैसों को नहीं ग्रहण करते, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। धूल के कण इत्यादि तो हमारे शरीर के अंदर जाते ही हैं, लेकिन वहां पर रोकने के लिए क्या होता है, वहां पर है ना जो छोटे छोटे बाल है ना, और साथ ही साथ जो श्लेष्मा है वो क्या कर देते हैं, वहां पर उसको रुकावट पैदा कर देते हैं, रोक देते हैं उसे, उसके अंदर जाने से क्या कर देते, रोक देते हैं। और केवल हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, नासा छिद्र के माध्यम से वो श्वसन नली में, श्वसन नली से कहाँ पहुंचता है, श्वसनी में, और उसके वायु कोश फेफड़ा के माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करने का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं और चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे कि क्या करते हैं यहाँ पर है ना, हम क्या करते हैं, ये नासा छिद्र है, इस नासा छिद्र, ये देखो नासा छिद्र, मैं यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूँ, साथ साथ समझा भी रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है नासा छिद्र। नासा छिद्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, और ये सर्वप्रथम कहाँ जाता है, श्वसन नली में। कहाँ जाता है, श्वसन नली में। क्या है, ऑक्सीजन युक्त जो गैस है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले श्वसन नली में प्रेजेंट होता है। नासा छिद्र के माध्यम से श्वसन नली में जाता है। श्वसन नली
जो है वो आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में क्या जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, 2 भागों में क्या जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 2 भागों में बढ़ती है। और इनकी जो श्वसनी की जो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी की जो अंतिम शाखाएं जो होती है, ठीक है, ये श्वसनी की जो अंतिम शाखाएं जो होती है वो किसमें खुलती है, वायु कोशों में खुलती है। किसमें खुलती है, वायु कोशों में खुलती है, वायु कोशों। ठीक है, वायु कोशों में क्या होती है, खुलती है। ठीक है, और जो फेफड़ा जो होता है ना, ये जो फेफड़ा जो है, ठीक है, ये फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़ा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, वक्ष स्तर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वक्ष स्तर में पाया जाता है। और इनकी पतली झिल्ली होती है, इसमें एक पतली झिल्ली होती है, जिसे बहुत सारे रक्त निकायों का जाल होता है, जिसके माध्यम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो पहुंच जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे नीचे। ठीक है, इसके नीचे एक मांसल पट्टा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। ये आप लोग का श्वसन नली, कौन सी नली है, श्वसन नली। और श्वसन नली जो है ना, वो 2 भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 2 भाग हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये श्वसनी की जो अंतिम शाखाएं जो है ना, ये कहाँ खुलती है, वायु कोशों में खुलती है। कहाँ खुलती है, वायु कोशों में खुलती है। इसको वायु कोश कहते हैं। वायु कोश बहुत सारे हैं, तो इसलिए वायु कोशों में खुलती है। और ये जो भाग आपको दिखाई दे, जो पतली झिल्ली से घी होती है, जो वक्ष स्तर पर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं, फेफड़ा। और जो नीचे वाला भाग हमको दिखाया जो मांसल पट्ट है, इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो श्वसन क्रिया जो है वो क्या होते हैं, लगातार जीवन पर्यंत जो है वो चलते रहता है। इसे हम लोग कहते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटे से क्रियाकलाप करते हैं, उदाहरणता बात करते हैं। हम अपने एक साथी को ले लीजिएगा, और अपने साथी को लेने के बाद में क्या कीजिएगा, है ना, रस्सी के माध्यम से या फीते के माध्यम से या टेप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप क्या कीजिएगा, उसके इस सीने वाले भाग पर, है ना, ऐसे बाहर से यहाँ से लाकर ऐसे क्या कर दीजिएगा, इसको रस्सी को लगा दीजिएगा और थोड़ा सा ढीला पकड़िएगा। और अपने साथी को बोलिएगा थोड़ा सा लंबा सांस लीजिए और सांस को रोक कर रखिए। जैसे ही वो लंबा सांस लेगा, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो फेफड़ा जो है, श्वसन जो वक्ष स्थल है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और ढीला पकड़े रहोगे रस्सी को तो क्या हो जाएगा, वो धीरे से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब हम जब श्वसन किया करते हैं तो क्या होता है, जो वक्ष स्थल जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, वक्ष स्थल जो है ऊपर उड़ जाता है। डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। डायफ्राम नीचे चला जाता है और वक्ष वाला भाग जो है ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, फेफड़ा के अंदर जो है वायु जो है ना, ऑक्सीजन युक्त भाग जो है वो क्या जाता है, पहुंच जाता है। साथ ही साथ अंदर में जो है वायु दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन वाला भाग कहाँ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है फेफड़े के अंदर। इसे हम लोग कहते हैं अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जैसे हम श्वसन क्रिया को छोड़ते हैं, जैसी सांस को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फेफड़ा जो है वो क्या जाता है, सिकुड़ जाता है। पहले क्या हो गया था, वो फूल चुका था, फैल चुका था, अभी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पर वक्ष स्थल जो उड़ चुका था वो क्या होता है, बैठ जाता है, नीचे चला जाता है। डायफ्राम वहां पर नीचे चला गया था, डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर जो था वायुदाब पहले क्या हो गया था, कम हो गया था, यहाँ पर वायुदाब कैसे जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च श्वास कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च श्वसन। और ये श्वास चलना, है ना, लेना और छोड़ना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छोश्वास। वापस बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। होता क्या है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब लंबा सांस लेते हैं, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, हमारा जो ये वक्ष वाला भाग है ना, ये जो भाग है वो क्या होता है, आगे उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। और डायफ्राम कहाँ चला जाता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, डायफ्राम नीचे हो जाता है। ठीक है, और अंदर जो है वायुदाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अंदर जो है वायुदाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और फेफड़ा जो है कैसा होता है, फूल जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है पूर्णतः पहुंच चुका है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर फेफड़ा जो है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। फेफड़ा कैसा जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वायुदाब पहले क्या हो गया था, कम हो गया था, वायुदाब कैसा जाता है, बढ़ जाता है। और डायफ्राम जो नीचे रह गया था वो कैसा था, डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोश्वास कहते हैं। सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छोश्वास कहते हैं। आगे इसमें चर्चा करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन, है ना, जब हम कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन क्या कहता है, ग्रहण किया जाता है, तब वह शर्करा के साथ क्या करता है, रासायनिक क्रिया करता है। शर्करा के साथ रासायनिक क्रिया करता है, तो इस दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है,
वापस बता देना चाहता हूं कि जब कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, तब वो सरकरा से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। और इस दौरान क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है। और जब रासायनिक क्रिया होती है तो इस दौरान, रासायनिक क्रिया के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये तो हो गया मनुष्य में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, जिसके कारण से हम श्वसन क्रिया कर पा रहे हैं। तो इस दौरान आपने समझा कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, यहाँ पर रखिएगा उंगली, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। जैसे ही सांस छोड़ते हो यहाँ पर गर्म गर्म महसूस होता है। तो जैसे ही आपने श्वसन क्रिया अंदर किया, मतलब ऑक्सीजन गैस अंदर गई, और जैसे ही सांस आपने छोड़ा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म गर्म जो बाहर निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि ये श्वसन की क्रिया जो है लगातार लगातार जीवन पर्यंत क्या होती है, चलते रहती है।